उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक बार पुनः 2 साल के अपने कार्यकाल का, जो कि 22 जून 2026 को समाप्त हुआ, 22 तारीख को हमने शपथ ग्रहण किया था, 22 जून 2024 को, और 21 जून 2026 को इसके 2 साल पूरे हुए। कतिपय कारणों से हम 4-5 दिन विलंब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। करना आपको 22 तारीख के पहले ही चाहिए था, लेकिन थोड़ा व्यवस्था की वजह से ये हो नहीं सका। इसके लिए आपने क्षमा प्रार्थी है। जिस काम के लिए हजारीबाग की जनता ने, वो काम है केंद्र सरकार की योजनाओं को इफेक्टिवली इस लोकसभा क्षेत्र में लागू करवाना। मैं फिर से दोहराता हूं, कई बार कंफ्यूजन रहता है कि आप जनप्रतिनिधि तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आप पंचायत से लेकर के सांसद तक जो अलग अलग चीजों का जब चयन करते हैं तो अलग अलग लोगों की बेसिक जिम्मेवारी, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कोई जिम्मेवारी हम लोगों से छूटती है, सब काम एक दूसरे के लिए रहता है, लेकिन जो बेसिक जवाबदेही जिसके लिए जनता ने हम लोगों को चुना, वो है कि केंद्र की सरकार को की जो योजनाएं हैं उसका हम लोग यहाँ पर क्रियान्वयन कर सके। तो सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत करूंगा। ये एक पुस्तिका है जिसका प्रेजेंटेशन ये दोनों तरफ टीवी में चल रहा है। कागज बचाओ अभियान के तहत इस डिजिटल युग में हमने इसकी बहुत सारी प्रक्रिया नहीं बनाई है, लेकिन ये डिजिटली जो है हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा। तो आज के दिन में आप इसको दोनों साइड में देख सकते हैं, या अंत में ये टेबल पर, किसी टेबल पर उपस्थित रहेगा। आप जिन भाई को, जिन पत्रकार बंधुओं को इसको देखने की जरूरत रहेगी, आप उसको एक बार यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये विशुद्ध जो है कागज बचाने के लिए राष्ट्र की जो संसाधन है उसको अब बिना वजह हम लोग बर्बाद नहीं करें, उसको लेकर के ये प्रयास जो है किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा अटेंडेंस, कि आपने जिस चीज के लिए मुझे चुन करके भेजा है, तो मेरा अटेंडेंस लोकसभा में 96% है। 96% नेशनल एवरेज जो पूरे राष्ट्र में जो सांसद वहां रहते हैं वो 85% है, और इस राज्य के औसत, इस राज्य के जितने सांसद वहां रहते हैं वो औसत जो है ये 86% है। जितने क्वेश्चंस हमने डाले, ये लोकसभा में जो प्रश्न करने का अधिकार हमको होता है, उस प्रश्न में 211 प्रश्न हमने किए हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स पर। इसका डिटेल में आगे आपको बताऊंगा भी। नेशनल एवरेज 103 है, मतलब मेरा जो क्वेश्चन करने का जो स्पीड है वो नेशनल एवरेज से लगभग दुगने से भी ज्यादा है, और राज्य का एवरेज जो है ये 126 है। तो नेशनल एवरेज 103, राज्य का एवरेज 126, और मैंने जो प्रश्न किया है वो 211 है। नंबर ऑफ डिबेट्स जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है लोकसभा में, नेशनल एवरेज है 20.4, स्टेट का एवरेज है 23.8, और मेरा जो परफॉर्मेंस है वो 31 का है। तो इस मानक पर जो है मैं स्टेट के एवरेज से और राज्य के एवरेज से जो है कहीं आगे बढ़ करके हमने जो है इसमें ये करने का काम किया है। अब संसद में जो प्रमुख मुद्दे जो हमने उठाए हैं, ये है स्वास्थ्य से संबंधित, ग्रामीण विकास, कृषि, सड़क, शिक्षा, पर्यावरण, जल, महिला एवं बाल विकास, रेल, रोजगार, कोयला, पेयजल, एमएसएमई, पर्यटन, जनजातीय विकास, ऊर्जा, आवास, पंचायती राज, साइबर सुरक्षा सहित 38 मंत्रालयों के
कामकाज को लेकर के हमने प्रश्न जो है वो किए हैं 211 प्रश्न। आप ये जो प्रश्न है आप टीवी पर देख सकते हैं, अलग अलग विषयों पर अलग अलग जो है क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें किया है। तो ये कुल मिलाकर के 211 प्रश्न है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसके क्रिया जो है प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने काम किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका लाभ प्राप्त कर सके। सामाजिक सुरक्षा किसी भी नागरिक के जीवन का सबसे बड़ा, आग्रह करेंगे जीवन में सामाजिक सुरक्षा का बहुत महत्व है। आज वो नौजवान होता है उस समय में वो देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है, अपने परिवार के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगर उसकी बचत नहीं हो, अगर वो बचत नहीं कर पाए तो उसके जो अधेड़ उम्र के जो दिन हैं वो भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजनाओं का सृजन किया है और प्रचार प्रसार के अभाव में जो है ये योजनाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके इन तीनों योजनाओं को मैं फिर से दोहराता हूँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इन तीनों पर हम लोगों ने फोकस करके आगे जो है बढ़ाने का काम किया है। 2024-25 और 25-26 में दोनों जिलों में लाखों लोगों, ये हजार में नहीं है, लाखों लोगों को इस योजना से हम लोगों ने जोड़ने का जो है वो काम किया है। पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये किसानों से संबंधित एक योजना है, बड़ा लाभकारी पूरे देश के लिए सिद्ध हो रहा है। इस योजना के तहत इसके 3 भाग हैं। पहला जिसमें हम लोग पंप सेट देते हैं, दूसरा जिसमें हम लोग छोटा सोलर जो है सिस्टम इंस्टॉल करने का जो है साधन मुहैया कराते हैं, और तीसरा अगर किसान अपने खेत में अगर उसका कोई अनुपयोगी जगह है, गांव है, ऐसा जगह जहाँ वो कुछ कर नहीं सकता है, उसमें बड़ा जो है वो सोलर पार्क स्टैब्लिश कर सके। इस आशय से कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं रहे, वो ऊर्जा दाता भी बने और उसकी पानी की समस्या का निदान हो। ये पीएम कुसुम का जो है सृजन किया गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि रामगढ़ में 2015 सोलर पंप पिछले 2002 सालों में स्थापित हुए हैं और हजारीबाग में 3023 सोलर पंप इसमें स्थापित हुए हैं। एक मामले में हमको दुख भी है कि राज्य सरकार की शिथिलता के कारण, क्योंकि राज्य इसकी जो है नोडल एजेंसी होती है, तो राज्य सरकार की शिथिलता के कारण तो इसके अगर 2 कंपोनेंट है कि किसान अपने खेत में सोलर पूरा सेटअप लगाए जिससे वो बिजली पैदा करे और नेट पर दे, तो राज्य सरकार की उदासीनता के चलते, पॉलिसी के गैप के चलते जो है इस पे बहुत प्रगति नहीं हो पाई है। हम लोग राज्य सरकार से लगातार पत्राचार करते रहते हैं, लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं कि इन दोनों सेगमेंट को भी यहाँ पर किया जाए ताकि राज्य के, देश के अन्य राज्यों में जो किसान जो है आज के दिन में इस अम्ब्रेला से बाहर निकल गए हैं कि वो केवल खाद्य सुरक्षा की गारंटी करते हैं, वो अन्नदाता है, वो अब ऊर्जा दाता भी धीरे धीरे करके बनते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आप जानते हैं कि ये योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले गांव में सड़क बनाने का कोई सिस्टम नहीं था, कोई नियम नहीं था। राज्य सरकार को जब मन होता था, जितना मन होता था वो बनाती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक प्रभावी योजना बनाया कि जितने भी ग्राम है, जितने भी गांव है, धीरे धीरे पहले उसका 1000 टारगेट था कि जिसमें 1000 लोग रहते हो, 200 आ गया है और आने वाले समय में इसको और पीछे भी हम लोग देखेंगे। तो प्रत्येक गांव एक पक्के सड़क से जुड़ा है। इसको लेकर के हजारीबाग में भी काम हुआ है और पिछले 2 सालों में हजारीबाग में 93 किलोमीटर PMGSY की सड़कें बनी है
और रामगढ़ में 66 किलोमीटर और 3 पुलिया का जो है ये निर्माण कराया गया है। अब वर्तमान समय में हम लोग ढूंढते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का कोई अगर सड़क ऐसा जो उस योजना में क्वालिफाई कर सके। एक गांव में कोई एक अगर उस गांव में एक भी सड़क नहीं हो तो तभी वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्वालिफाई करता है। ऐसी अब सड़कें बहुत कम रह गई हैं और इस साल हम लोग के प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक हम लोग एक दो ही सड़क लोकेट कर पाए हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ की इसके काम को करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग कह सकते हैं भारत सरकार की जो योजना है उसको सैचुरेशन मोड पर रामगढ़ और हजारीबाग जिलों में हम लोगों ने इसको पूरा कराया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए बड़ा फ्लैगशिप योजना है और आज जो गांव का बदलाव देख पा रहे हैं वो गांव जो पहले झोपड़ियों से पटा रहता था, टूटे मकान होते थे, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस फ्लैगशिप योजना की शुरुआत की। आपको बताते चले कि 19 से लेकर 24 तक इस राज्य की जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड में रोक दिया था। आप तो जानते ही होंगे कि ममता बनर्जी जी ने केंद्र सरकार की कोई भी योजना बंगाल की सरकार जो थी वो नहीं लागू करती थी। उसी क्रम में यहाँ पर जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करके जब अगुआ आवास योजना शुरू किया था। 5 सालों में कुछ लोगों को जितना होना चाहिए था उससे बहुत कम लोगों को जो है इससे आच्छादित किया गया, लेकिन इस सरकार ने तो सद्बुद्धि ईश्वर ने दिया और 24 के चुनाव के बाद अभी जो 25 में आज जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, ये जो दूसरा कार्यकाल है इस कांग्रेस और जेएमएम की सरकार का, उसमें इन्होंने पुनः अपनी जो योजना की अगुआ आवास उसको बंद करके पुनः प्रधानमंत्री आवास को जो है प्राथमिकता देने का निर्णय किया। और मुझे बड़ा हर्ष है बताते हुए कि हजारीबाग जिले में 10,854 और रामगढ़ जिले में 6,622 जो है मकान इस योजना के तहत जो है बनाए गए। रेलवे के लिए भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया। इस संबंध में मैं रेलवे के उच्च पदाधिकारियों के साथ, उसके चेयरमैन के साथ, उनके मंत्री के साथ कई एक बार मुलाकात करके रेलवे के मैटर पे भी हम लोगों ने प्रगति की है। बड़कागाना जो रेलवे स्टेशन है वो अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी आप जाएंगे तो उसको देखिएगा कि वो कायाकल्प का काम है। बड़कागाना जंक्शन जो है ये बहुत पुराना जंक्शन था, बहुत उसके इतिहास में उसके बड़े मायने हैं जंक्शन के, तो उस को जो है अमृत भारत स्टेशन से उसको जोड़ा जा रहा है और अभी लगभग 60 to 65% जो उसका काम है वो पूरा कर लिया गया है। हजारीबाग टाउन जो कोचिंग डिपो है उसका काम प्रगति पर है, उसकी स्वीकृति मिल गई है, टेंडर हो गया है, काम प्रगति पर है और जिस दिन ये चालू हो जाएगा यहाँ से ट्रेनों का खुलना और यहाँ से ट्रेनों का टर्मिनेट होना जो है ये संभव हो पाएगा। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, हटिया आसनसोल इंटरसिटी एक्सप्रेस, गया मुंबई एनटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोडरमा बड़कागाना पैसेंजर एक्सप्रेस पैसेंजर जो ट्रेन है, इन सबों का संचालन अभी वर्तमान समय में हजारीबाग स्टेशन से हो रहा है। कुछ अन्य ट्रेनों की प्रस्तावना भी चल रही है तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बहुप्रतीक्षित जिसके लिए हम लोग बहुत परेशान थे कि यहाँ पर सिंगल ट्रैक, एक तो हजारीबाग में आया जरूर लेकिन एक ट्रैक आया सिंगल ट्रैक और उससे बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो सकता है। जब तक डबल ट्रैक नहीं होगा एक आने का और एक जाने का, तब तक रेल जो है फास्ट नहीं हो सकता और सही मायने में रेल आया हो ये आप कह नहीं सकते। तो इस अश्विनी वैष्णव जी के मंत्रालय ने दी है और ये हजारों करोड़ रुपए के इस योजना से कोडरमा से बड़कागाना तक का जो रेल लाइन का दोहरीकरण का काम का टेंडर भी हो गया है, टेंडर का फाइनलाइजेशन भी हो गया है और ये काम जो है आप देख रहे होंगे कि धरातल पर उतर रहा है। अगले 2 सालों में इसको भी पूरा किया जाना है।
तो सामान्य एक जो रेल ट्रैफिक है जो हम लोग देख पाते हैं उसको आप देख पाएंगे। मैं एक बार फिर से रिटेलिएट करता हूँ कि तुलनात्मक रूप से जो स्टेशन रांची हो, धनबाद हो, जो बड़े सालों से हैं, मतलब जब से आजादी के पहले से भी कुछ है, आजादी के बाद से हैं, उनके तुलना में हजारीबाग में ट्रेनें कम जरूर हैं, लेकिन मैं यहाँ के लोगों को आश्वस्त कराता हूँ कि आने वाले समय में जब थोड़ा दोहरीकरण हो जाए, कि कोचिंग डिपो बन जाए, तो यहाँ से भी ट्रेनों की जो फ्रीक्वेंसी है अन्य स्टेशनों की तरह ही होगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि हजारीबाग भी पूरी तरह से जो है रेलवे के मैप पे अच्छे तरीके से स्थापित है। समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी हम लोगों ने पहल किया है। समाज कल्याण में अंतर्गत 820 से अधिक गतिविधियां एवं जन जागरण का कार्यक्रम जो है इस पूरे क्षेत्र में आयोजित किया गया है, जिसमें विशेष करके महिलाओं, बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान है, इसके तहत बच्चियों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म, उसको लेकर के जागरूकता, हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो मासिक धर्म है उसको उसकी हाइजीन को से बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ होता है और महिलाओं में विशेष करके लड़कियों में बहुत सारी बीमारियों का सृजन भी जो है इससे होता है। तो कैसे ये पैड्स यूज करें और स्वच्छता का कैसे काम करें, इसको लेकर के हम लोगों ने काम किया है। पोषण के प्रेग्नेंट महिलाओं के बीच में अन्य जो महिलाएं जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके बीच में भी हम लोगों ने बांटने का काम किया है। अब सांसद बन, इसका आप लोगों को बड़ा इंतजार होगा। प्रचार कुछ आजकल तो आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको जो मर्जी आए वो लिख सकता है, बोल सकता है। पुराने जमाने में जो पत्रकारिता का सबसे बड़ा जो आयाम हुआ करता था कि अगर कोई भी विषय हो तो उसमें पीड़ित पक्ष का जो दूसरा पक्ष है उसका पक्ष जानना जरूरी होता है। तो जो सही मायने में पत्रकार होता है, जो पत्रकारिता का धर्म को निभाता है, वो अगर मेरे पास कोई विषय आए तो जिससे भी संबंधित विषय आए उससे उसका जो है एक इंटरव्यू लेकर के या उससे पूछ करके उसका पक्ष भी छापने का परंपरा हुआ करता है। लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे करके मरता चला जा रहा है। कहीं से भी कोई चीज को कम्युनिकेट करना है, निकाल के ले आना है, या नहीं हो तो बना लेना है और उस चीज को परोस देना है, चाहे वो सच्चाई हो या सच्चाई नहीं हो। देखिए, एक सांसद के रूप में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए एक सांसद को मिलता है 5 करोड़। अब ये कम है कि ज्यादा, ये मेरा कमेंट करने का इसमें हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि 5 करोड़ रुपया मिलता है। तो 2 साल के अनुरूप में 10 करोड़ रुपया मुझे मिला। 10 करोड़ रुपया सांसद, मेरे सांसद मद में अकाउंट में है, क्रेडिटेड है। और इसके तहत में जो मेरा दायित्व है, मेरा दायित्व क्या बनता है, हम चेक पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, हमको योजना का चयन करके और देना पड़ता है कि भाई ये योजना हम क्रियान्वित कराएंगे और ये जिला प्रशासन का काम होता है कि उस योजना को आगे उसका डीपीआर बनाए, उसका जो है उसको आगे क्रियान्वित करेगा। टेंडर की जरूरत है तो टेंडर करें, नहीं तो लाभुक समिति के माध्यम से उसको पूरा करें। 196 योजना, नोट कर लीजिएगा, 196 योजना लगभग 5 लाख रुपए का हमने अनुशंसा बहुत पहले से किया हुआ है। और इस मतलब मेरा जो 9 करोड़ 80 लाख रुपए मेरे पास उपलब्ध है, उससे संबंधित योजनाओं का जो अनुशंसा जो मेरा दायित्व है, हम चेक काट करके नहीं दे सकते। चेक काटने का अधिकार जिला प्रशासन को होता है। हम केवल योजनाओं का चयन करके योजनाओं का चयन जो है सरकार को अवगत करा सकते हैं। काम कराने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। तो मैंने अपने दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छे से करते हुए 196 योजनाओं का जो है चयन करते हुए इसको हमने बताया है
अगर आप पूरा देखेंगे तो एक हम लोग साइट का भी जिक्र करेंगे, जिनको इंटरेस्ट होगा। एक साइट है, ये आजकल पूरी तरह से पारदर्शी है। एमपी लैब के साइट में आप जाकर के देख सकते हैं कि किनका कितना रिकमेंडेशन। मेरा जो दायित्व है कि मैं अपनी योजनाओं का रिकमेंडेशन दे दूं ताकि सरकार उस पर काम करा सके। मैंने इस दायित्व को पूर्णतः निभाया है और 196 योजनाएं जो है मेरी वहां पर प्रदर्शित है। जिन भाइयों को भी लगेगा कि उस वेबसाइट का डिटेल्स चाहिए तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो है हमसे लेने का काम जो है करेंगे। जो है भारत सरकार की, मोदी जी की बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ा सोच जो है के रूप में प्रदर्शित हुआ है। इसमें 100 करोड़ रुपए जो है प्रत्येक साल हजारीबाग जिला को और रामगढ़ जिला को उपलब्ध हुआ होता है। पिछले 2 सालों में हजारीबाग में लगभग 446 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसकी सूची बहुत लंबी है। हम लोगों के पास उसका डिटेल है, अगर कोई देखना चाहेगा तो इस पुस्तक के साथ साथ हम लोग उसका दे सकते हैं। गवर्नमेंट के का किताब भी प्रकाशित होता है, ये रखी मात्रा उसमें ये सभी योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया है। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस जिस पर ये चलता है, उस गाइडलाइंस के तहत उसको पूरा करते हुए इन 446 करोड़ की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। रामगढ़ जिले में 486 करोड़ रुपए से संबंधित योजनाएं दी गई हैं। फिर से उसका मेरे पास डिटेल है और पूरा डिटेल जो है आप रामगढ़ जिला प्रशासन के वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। उसकी जो डीएनएफटी की जो पुस्तिका है उस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये डिटेल है भारत सरकार से संबंधित जो योजनाएं हैं जो वर्तमान समय में चल रही है, जिसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना काम होता है, हर जनप्रतिनिधि का अपना एक काम होता है। बेसिक ड्यूटी उसकी अपनी जो काम होती है वो एक होता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कोई भी काम हम लोगों से अछूता नहीं करता है, कोई भी काम। लेकिन हमारा जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके बारे में हमने आपको अपडेट किया। अब एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा एक सामाजिक धर्म भी है और मेरा ये मानना है कि हम लोग जन सेवा का काम करते हैं। मैं ये बड़ा स्पष्टता से बोलता हूं कि मैं समाज सेवी नहीं हूं। जो समाज सेवी होता है वो समाज को केवल देता है, कभी वो लेने का कोई काम नहीं करता है। हम जन सेवक हैं, हम आपका वोट भी लेते हैं, आपसे समर्थन भी लेते हैं, जरूरत पड़े तो आपसे सहयोग भी लेते हैं और उसके बाद जो है हम आपका काम करते हैं। तो मैं अपने आपको समाज सेवी कभी भी नहीं करता, कहलाना पसंद भी नहीं करता हूँ। मैं जन सेवक हूँ और जन सेवा के भाव से बहुत सारी योजनाओं को हम लोग क्रियान्वित करते हैं। तो वार्षिक कैलेंडर जो है हम लोग इसका फॉलो करते हैं। एक जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद रहता है कि सरकार की योजनाओं के साथ साथ वो युवाओं को बढ़ाए, युवाओं के बीच में खेल की जो भावना है उसको, स्पिरिट को बढ़ाए, संस्कृति को बढ़ाए, परंपरा को बढ़ाए, सामाजिक जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए भी बहुत सारी कामों को करे। तो मैंने एक वार्षिक कैलेंडर जो है इसका बनाया है, जिसकी शुरुआत में जनवरी फरवरी में सांसद सामूहिक विवाह कार्यक्रम से करता हूँ। पिछले 2 साल जो है हजारीबाग के वीर कुंवर सिंह मैदान में अजम ग्राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर हम लोगों ने 101 जोड़े का शादी संपन्न कराया। और इस साल रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में फिर से पुनः 101 बेटियों का जो है हम लोगों ने शादी का कार्यक्रम जो है निष्पादित किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य 2 है। एक तो जो गरीब बेटी है उसको राहत मिले, दूसरा समाज आगे आए। आज के दिन में बेटी अभिशाप इसलिए है कि बेटी का जो शादी का बोझ है वो माता पिता उठाने में समर्थ नहीं होते। उनको लगता है कि बेटी जब पैदा होगी, जब उसका शादी करना होगा तो बड़ा खर्चा होगा और वो बड़ा परेशान रहती है। तो अगर समाज को इस बोझ का एहसास हो जाए कि अगर हर संपन्न व्यक्ति एक बेटी का शादी अगर हर साल करा दे या उसमें सहयोग करे तो बेटी समाज पर बोझ नहीं होगी। इसी सामाजिक मैसेज के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं,
ये तमाम लोग हम लोग इस काम को करने का प्रयास करते हैं। इसमें पूरा सहयोग और समर्थन हमारे जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी और आजसू, इन सहयोगी दल का भी पूरा सहयोग और समर्थन हम लोग को प्राप्त रहता है। तो ये जो योजना है, जो 202 बेटियों की शादी, विशेष करके मैं पिछले साल का जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले साल हम लोगों ने जो शादियां कराई उसमें या तो दिव्यांग बेटियां थी या ऐसी बेटियां थी जिनके पिता नहीं हो। 101 में से सभी बेटियां या तो दिव्यांग श्रेणी की थी या जिनके पिता नहीं थे, जिनका कोई बोझ उठाने वाला नहीं था, ऐसी बेटियों का शादी हम लोगों ने कराया था। और हम लोग संकल्पित हैं कि आने वाले समय में जब तक आसरा रहेगा, जब तक विश्वास रहेगा, तब तक इस कार्यक्रम को आगे लेकर के जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल वो जो है किसका हम लोगों ने शादी कराया, वो पूरा डिटेल इस किताब में भी है। अगर आपको जरूरत रहेगी तो आप इस किताब के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसकी शुरुआत हम लोगों ने पिछले, जब मैं विधायक था उसी समय से इस परंपरा को फॉलो करता था, लेकिन पिछले 2 सालों से इसका एक्सटेंशन हम लोगों ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में किया। और हम सभी जानते हैं कि रामनवमी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है। अगर हम कहें कि रामनवमी में पूरा शहर या पूरा जिला जो है हजारीबाग और रामगढ़, जो लोग बाहर भी काम करते हैं वो लोग भी आते हैं यहाँ पे, और रामनवमी के अवसर पर ही सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। बड़ी पुरानी परंपरा है, 100 साल से ऊपर की परंपरा है कि हम लोग अपना दंड का प्रदर्शन, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन जो है बड़े संख्या में इसमें करते हैं। लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ गई, इसीलिए जो हमारी पुरानी परंपरा थी अस्त्र शस्त्र खेलने की, उसमें थोड़ा कमी देखने को मिला। तो इस पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए हम लोगों ने दंड और अस्त्र वितरण का कार्यक्रम जो है किया, और लगभग 95,454 पारंपरिक जो है अस्त्र हम लोगों ने 2 सालों में श्रद्धालुओं के बीच में बांटने का काम जो है किया। रामनवमी और ऊपर बढ़े, क्योंकि हमारा जो समाज, जिसकी परंपरा, जिसकी संस्कृति, जिसका धर्म नष्ट हो जाए, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे पूर्वज जितनी तन्मयता से इन सब चीजों को आगे लेकर के जा रहे थे, जरूरत है कि हम भी उसको उतनी तेजी से आगे लेकर के जाएं। केवल एक फर्क देखने को मिला है कि पुराने समय में हम झंडा लेकर के जाते थे, हम ढोल नगाड़ा के समय जाते थे, समय व्यतीत हुआ, वो झंडा झांकी में बदला। झांकी के साथ साथ आपको आशा पार्टी का जमाना आया, तो पारंपरिक अस्त्र की जगह आशा बजने लगा। आज फिर से समय बदला है, तो वो ताशा का स्थान डीजे ने लिया है, लेकिन है वो वाद्य यंत्र ही, वो है वो वाद्य यंत्र। और इसी के लिए वैसे लोगों को मैं सलाह देना चाहूंगा जो भी डीजे के जो बजाने पर जो बात आती है, तो जो कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं कि आप डीजे के लिए लड़ रहे हैं, डीजे नियंत्रित वातावरण में जो साउंड अलाउड है, जितना साउंड अलाउड है हम लोग वकालत करते हैं, उतना ही साउंड में बजना चाहिए। लेकिन ये जो परंपरागत चेंज है कि जैसे ढोल से हम ताशा पर आए, ताशा से आज हम डीजे पर आए हैं, हो सकता आगे कोई और परंपरागत चेंजेस आए, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, उसको स्वीकार करते हुए जो हम लोगों को करना चाहिए रामनवमी को बढ़ाने के लिए या अन्य सांस्कृतिक चीजों को, धार्मिक चीजों को बढ़ाने के लिए, वो हम कर रहे हैं। के तमाम सहयोग से सांसद खेल महोत्सव, इसका क्रियान्वयन हम लोग जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के बीच में करते हैं। 2 वर्षों में 2430 टीमों का जो है हम लोगों ने फुटबॉल का टूर्नामेंट कराया। कुल मिलाकर के 36,450 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। 22 प्रखंड है लोकसभा क्षेत्र में, इन 22 प्रखंड में हम लोग जो है इस फुटबॉल का टूर्नामेंट कराते हैं, और सभी जितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सबको जर्सी जो है वो हम लोग देने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त कबड्डी, तीरंदाजी, चेस, कैरम, आपको बॉक्सिंग, इन सब चीजों का भी प्रतियोगिता हम लोगों ने कराया। और इस साल, वर्तमान साल में हम लोगों का निर्णय है, हम लोगों ने अलग अलग एसोसिएशन से मीटिंग भी की है कि कोई भी खेल मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो पारंपरिक खेल हो या आज का मॉडर्न खेल हो, कोई भी खेल में अगर उसका एसोसिएशन अगर ये महसूस करता है कि हम लोगों को उसके सहयोग की जरूरत है,
तो सांसद खेल महोत्सव के तहत उस खेल को हम लोग अडॉप्ट करेंगे और उसका टूर्नामेंट्स हम लोग रामगढ़ में और हजारीबाग जिला में जो है कराने का काम करेंगे। तो खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कॉल भी है कि प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में बड़े स्तर पर जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन करें और उनके आज्ञा का पालन करते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों ने पिछले साल से शुरुआत किया है और एक बहुत बड़ी संख्या में इस बार खिलाड़ियों को हम लोग इससे जोड़ने वाले हैं। हमने पिछले साल 29 जून 2025 को सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा के हर बुजुर्ग का यह इच्छा रहता है कि हम तीर्थ पे जाएं, लेकिन कई परिस्थिति की वजह से या तो आर्थिक रूप से परिवार कमजोर हो या उस परिवार के सदस्यों को समय नहीं हो कि वो अपने माँ बाप को जो है तीर्थ पर ले जा सके। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने 55 साल से ऊपर लोगों को तीर्थ पर ले जाने का काम किया। एक साल का समय कल परसों 29 तारीख को एक साल इसका बीत गया। 70वां जत्था इसका अभी आज लौटने वाला है तीर्थ से जाकर के। तो 70 जत्था में लगभग जो हमको लगता है कि हम लोगों ने 4717 लोगों को इस साल में इस एक साल में तीर्थ से जोड़ा है। इसके घोर सफलता को देखते हुए और भारी डिमांड को देखते हुए मतलब हम लोगों के पास अभी आगे 70 एक साल में हम कर सकते हैं बस से और लगभग 150 पंचायतों से हमारे पास रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ कीजिए, हमारे यहाँ कीजिए। इसलिए हम लोगों ने इसमें एक बस और जोड़ने का निर्णय किया है। वो बस निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग लगभग 10,000 लोगों को एक साल अगले साल से जो है तीर्थ दर्शन करवा सकेंगे। और ये योजना जो है ईश्वर की जब तक कृपा रहेगी, हम लोगों ने जो टाइम फ्रेम तय किया है कि कब तक चलेगा। बहुत पहले तो लोग पूछते थे कि क्यों कर रहे हैं, जब इस बात से लोग थक गए क्यों कर रहे हैं वाली बात से अब लोग पूछना शुरू किए हमसे कि कब तक करेंगे। उनके आत्मसंतुष्टि के लिए जब तक ईश्वर क्षमता देगा तब तक ये कार्यक्रम जो है हम लोग जारी रखेंगे और बुजुर्गों के सम्मान में इस यात्रा को एक श्रवण कुमार बन करके इस यात्रा को हम लोग पूर्ण करने का जो है वो काम करेंगे। सांसद वधु सम्मान योजना, ये योजना हम लोग बहुत दिन से चलाते हैं, बहुत दिनों से मतलब जब मैं सदर का विधायक था तब से इस योजना का हम लोग क्रियान्वयन कर रहे थे। पिछले साल हम लोगों ने इसका विस्तार पूरे लोकसभा क्षेत्र में किया था और गरीब बेटियों को आप सब जानते हैं कि आज के दिन में सभी बेटी जो है टीवी पर एक्सपोज है, जब टीवी पर शादी हम लोग देखते हैं तो उनका भी अरमान रहता है कि हम भी पूरा तैयार होकर के अच्छे से जो है अपनी शादी में शिरकत करें और जीवन में किसी के पास और कोई फोटो हो ना हो, हर शादीशुदा व्यक्ति का उसके शादी का फोटो उसके पास कायम रहता है, पूरे जीवन भर उसके रहता है। तो वो एक रिमेम्बरेंस उसका बरकरार रहे, उसके तहत हम लोगों ने 2024-25 में 12,792 और 2026 में अभी तक 10,017 लहंगों का जो है वितरण पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपनी गरीब बेटियों के लिए के सम्मान में हम लोगों ने किया है। इसका पूरा डिटेल है, जिन भाई को लगेगा कि हमको पूरा डिटेल देखना चाहिए ये ब्लॉक वाइज आपके स्क्रीन पर हर ब्लॉक में कितना कितना गया है इसका है, लेकिन एक एक व्यक्ति का नाम टेलीफोन नंबर के साथ में जो है एक एक बेटी का हम लोग के पास डिटेल है, उसको जो है हम लोग पूरा करते हैं। मेरे द्वारा चलाया जाता है सांसद धार्मिक उत्थान का कार्यक्रम है, ये हम लोग सालों भर करते हैं। इसके तहत जो है जो धार्मिक स्थल है उनका जीर्णोद्धार का काम हम लोग करते हैं। धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार का हम लोग काम करते हैं और अभी वर्तमान साल में जो है 2 सालों में 24 मंदिरों में मूर्ति की स्थापना और 16 मंदिरों का जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण कराना, जिसमें टाइल्स देना, अन्य सामग्री देकर के उनको जो है उनके जीर्णोद्धार का काम करना। तो कुल मिला करके इन 24 महीनों में 40 मंदिरों में हम लोगों ने योगदान दिया है।
और हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में इसको तीव्र गति मिले। धर्म हमारा सबसे मजबूत आधार है और धर्म के आधार पर ही हम ये मानते हैं, हम सनातनी हैं, हम ये मानते हैं कि भाई धर्म के आधार पर ही, प्रभु की कृपा से ही ये सृष्टि है और हम लोगों का जीवन चलता है। तो प्रभु की कृपा बनी रहे, लोगों की आस्था अपने धर्म पर और मजबूत हो, इन सब चीजों को लेकर के जो है हम लोगों ने इस योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। बहुत सारी अन्य बातें हैं जो हम लोग के विचाराधीन है, जो कि योजनाएं हम लोग आगे जो है व्यक्तिगत रूप से समाज के कल्याण के लिए, जन सेवा के लिए हम लोग आगे लेकर के आएंगे। इन 2 सालों में बहुत सारे प्रयास हम लोगों ने अलग अलग विभागों का किया। आपने देखा होगा कि समय समय पर मैं मंत्रियों से, सेक्रेटरियों से, अन्य लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, तो हजारीबाग की समस्याओं को लेकर के मैं मिलता रहता हूँ। सबसे पहले मैं नितिन गडकरी जी की चर्चा करूं तो हजारीबाग बगोदर जो 4 लेन परियोजना है, NH 100 वर्तमान समय में जो ये NH 522 हो गया है, इसको 60 को ट्रांसफर करा दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट पैसा से केंद्र सरकार में थी, लेकिन इसको एजेंसी 60 को बनाया गया था। लेकिन 60 जब विफल रहा है तो पुनः इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि NHAI के माध्यम से इस सड़क का जो है पुनः जो है ये टेंडर हो, और शायद अप्रूवल भी मिल गया है। 1 हफ्ते में इस सड़क NHAI को ट्रांसफर हो जाएगा और ये जो दोहरीकरण का काम है ये आप देखेंगे। एक हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 3 ब्लैक स्पॉट्स थे जहाँ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता था। पहला चोटाहा में जो आपका चौपारण में है, वहां पे बहुत एक्सीडेंट होता था। दूसरा चुटुपालू घाटी का एक पोर्शन था, वहां पर बहुत एक्सीडेंट होता था। और तीसरा ये जो हमारा चढ़ी घाटी में यूपी मोड़ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता था। तो हम लोगों ने टेम्पोररी मेजर्स लेते हुए इन तीनों में सुधार करने का काम किया है। और जब से सुधार हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक्सीडेंट्स बिल्कुल बंद हो गए हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स की जो संख्या है ये घट करके 10% रह गई है। आपका जो इस क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जो सबसे बड़ा काम चल रहा है वो है बिहार बॉर्डर से लेकर के गोरहर तक जो सड़क का 6 लेन का निर्माण है। ये काम पिछले 4 सालों से रुका पड़ा था। हम लोगों ने प्रयास किया है, पिछले 6 महीने से इसकी प्रगति पर है और आने वाले 6 साल में चौपारण का जो पुल है, चौपारण का जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसको अगर हम छोड़ दें तो ये जो 6 लेनिंग का काम है ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आप तो देख रहे होंगे कि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ सिंघानी वाला जो फ्लाईओवर है वो चालू हुआ है। नेक्स्ट 2-3 दिन पहले उस पर लाइट का भी काम जो है, उसको विद्युतीकरण का काम वो भी पूर्ण कर दिया गया है। उसके नीचे का जो काम है रोड सड़क ढलाई करने का वो चल रहा है। इसी प्रकार से कैनरी हिल के पास जो नीचे सड़क जाती है फ्लाईओवर के नीचे, उसका टेंडर और इचाक मोड़ जो NH 33 है, इचाक मोड़ में फ्लाईओवर बनने का, क्योंकि वहां जो दुर्घटना होता है जहाँ से हम इचाक के लिए दाहिना मुड़ते हैं और जहाँ से बहिमर के लिए हम बायां मुड़ते हैं, उन दोनों सड़कों को कवर करके एक फ्लाईओवर निर्माण का टेंडर पूरा कर लिया गया है और जल्दी ही आप उसको देखेंगे। तो नया रोड हम लोगों ने प्रस्तावित किया है, तो बाकी हमारा सब बन गया है। 2 ही ऐसे बचे हुए हैं जिनको हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। एक ये जो चतरा मार्ग है, सिमरिया वाला जो मार्ग है, वहां से सुल्ताना के पास से बाईपास निकले जो कटकम सांडी के सड़क को क्रॉस करे, NH 33 को क्रॉस करे नगवा टोल प्लाजा के आसपास में, और वर्तमान NH 522 मतलब ये जो बगोदर वाला सड़क है इस पर आकर के मिले। तो मतलब जो बगोदर का रोड है वो बगोदर से अगर आप बगोदर से आ रहे हैं दाहिने जाएंगे तो आपको शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कटकम सांडी जाना चाहते हैं, चतरा जाना चाहते हैं या रांची जाना चाहते हैं तो आप बाहर से बाहर ही निकल जाएंगे। ये जाम की समस्या है, इससे आपको निदान मिल जाएगा। और दूसरा, सुल्ताना से लेकर के सुल्ताना जो चौराहा है वहां से लेकर के हंटर होते हुए गया तक डोबी के बॉर्डर तक जो है ये 4 लेन सड़क का निर्माण हो, ऐसा प्रस्तावना हम लोगों ने दिया है। इसमें एक पोर्शन पास हो गया है
लेकिन सिमरिया से लेकर के सुल्तान तक के पोर्शन का काम अभी पेंडिंग है। आने वाले समय में हम लोग उसको करवाएंगे। हजारीबाग के लिए बहुत बड़ा सौगात रास्ते में है कि वाराणसी कलकत्ता जो 6 लेन एक्सप्रेस वे है, ये सुपर हाईवे जो है, इसके टेंडर का काम भी हो गया। काम जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस का काम हो गया, चालू होने के आधार पर है। जैसे ही अगले 3 साल में बन जाएगा, आप बनारस या कलकत्ता इस दोनों की दूरी जो है 3 घंटे में पूरा कर सकेंगे। रेल की कई परियोजनाओं पर बात की, जिसका पहले मैंने आपको जिक्र किया। राम मोहन नायडू जी नागरिकों के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर के हजारीबाग पे एयरपोर्ट के बनाने का रास्ता को पुनः जो है हम लोगों ने क्लियर किया। मंत्रालय में राज्य सरकार को चिट्ठी भी लिखी, 2 चिट्ठियां लिखी गई हैं। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के जो है इस बात को प्रेस किया। राज्य सरकार जिस दिन ये जो भूमि है, मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूं कि ये जो बनता कैसे है। राज्य सरकार जमीन देती है और केंद्र सरकार जो है उस पर एयरपोर्ट का निर्माण, उसको जो वित्तीय खर्चा होता है उसको देने का काम करता है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। राज्य सरकार जिस दिन भी जमीन उपलब्ध कराएगा, मैं बार फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, आपके माध्यम से हजारीबाग के लोग भी इस चीज को जाने कि उनको बहुत उत्सुकता है। लोग जब भी हमसे मिलते हैं, हर जगह पर ये बात सामने रहता है कि भाई हजारीबाग में एयरपोर्ट का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। तो राज्य सरकार जब ये दे देगी, जमीन उपलब्ध करा देगी, उसके तुरंत बाद केंद्र सरकार के द्वारा जो है अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करते हुए इस क्षेत्र का जो बहुत सुनहरा मांग है, जो बहुत पुराना मांग है, उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये मैं आपको स्वस्थ करता हूँ। मैं उनको रजरप्पा महोत्सव यहाँ पर जो होता है, इसमें आने का मैंने निमंत्रण भी दिया था, उन्होंने स्वीकार भी किया है। देखिए कब उनसे समय मिलता है तो इस क्षेत्र की जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको बुलंद करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके इस क्षेत्र में की 4 प्रमुख समस्याओं को मैंने रखा था उनके सामने। पहला कि यहाँ से जो खनिजों की चोरी हो रही है, बालू, कोयला, छड़ी, इस पर रोक लगाई जाए। दूसरा, झारखंड में जो विकास की गति कम है, जो अक्सर हम देखते हैं कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं कराती है कई परियोजनाओं के लिए, जिसके चलते विकास अवरुद्ध रहता है। तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि केंद्र अपनी नीतियों में परिवर्तन करे और जो काम राज्य सरकार नहीं कर सकती केंद्र सरकार उसको करे, उस बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैंने उनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया था कि पूरे देश में युवाओं का जो है नशा के प्रति बड़ा आकर्षण हो रहा है, तो केंद्रीय कोई नियम कानून बनाया जाए और जो वर्तमान नशा से जो संबंधित जो कानून है उसको सख्त किया जाए, ताकि हमारे देश के जो युवा हैं इससे मुक्त हो सके। और बेसिकली झारखंड की जो पॉलिटिकल सिनेरियो थी उसको लेकर के हम लोगों ने ये चर्चा किया था। जब मैं सामान्य गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मिला था, तो इन सब बातों के अलावा जो झारखंड का जो कानून व्यवस्था है, घुसपैठियों की जो समस्या है, यहाँ पर भी बहुत तेजी से घुसपैठ का जो है सिलसिला चालू हुआ था, जो कि आज भी है। आज बंगाल में घुसपैठिए वापस जा रहे हैं, लेकिन उनका एक रुख जो है वो झारखंड की तरफ ही है। तो कुछ लोग बांग्लादेश वापस नहीं जा करके अन्य राज्यों में, झारखंड जैसे राज्यों में आ जा रहे हैं। तो इसके समस्या का निदान, धर्मांतरण जो हो रहा है, जो गरीब जो समाज है उसका धर्मांतरण जो हो रहा है, उसको सरकार जो है कोई सख्त कदम उठाए। मेरा यह मानना है कि जो व्यक्ति जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको उसी में मरने का अधिकार है। लालच देकर के, प्रलोभन देकर के किसी प्रकार से उसका धर्मांतरण करना ये गुनाह है, ये क्राइम है और इसको अविलंब रोका जाना चाहिए। इसको लेकर के मैं उनसे मिला था, मनोहर लाल खट्टर जी से और श्रीपद नायक जी से, उनके सेक्रेटरी से। मैं एनटीपीसी में जो विस्थापन की जो समस्याएं हैं उसमें जो 4 प्रमुख समस्याएं हैं, पहला जमीन का रेट बढ़ाना, दूसरा जो संपत्ति उस पर है, घर मकान है, उसका रेट बढ़ाना, तीसरा कट ऑफ डेट की समस्या है, कट ऑफ डेट की समस्या को दूर करना, और चौथा जो विस्थापन की जो राशि
10,85,000 रुपये बहुत दिनों से मिल रही है, उसको बढ़ाना, इसको लेकर के हम लोग समय समय पर कई बार मिले हैं। नीतिगत रूप से ये बात प्रस्तावित भी है और जल्दी हमको लगता है कि इसमें से कुछ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि चारों का निदान हो जाएगा, लेकिन इनमें से कुछ बातों का निदान होने के कगार पर है, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। मैं ओएनजीसी के चेयरमैन से, उनके मिनिस्टर से मिल करके आया था कि यहाँ बड़कागांव में 63 गैस मिल जो है जो चल रहे हैं, कुछ एक्टिव है, कुछ का इन्होंने परीक्षण किया है, लेकिन वो गैस मिल अभी चालू नहीं हो सका है। इसके बाद मैं पुनः वर्तमान क्राइसिस के बाद मैं पुनः उनसे मिलने जा रहा हूँ कि भाई अब आपने देखा है कि हमारा गैस का उत्पादन अगर हम स्वयं कर सके तो सबसे अच्छा रहेगा कि अगर हम अपने उत्पादन करें, अपने बॉटलिंग करके दें। जो 63 है, ये 63 वेल अगर चालू हो जाता है तो यहाँ लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ पर जो है व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। कोल इंडिया की जो बंद खदानें हैं, जो बंद पड़ी हुई खदान, आपने यहाँ के लोगों से जमीन ले लिया, लेकिन आज उस कोल माइंस को बंद करके रखे हैं, तो न तो रोजगार का सृजन होगा, व्यापार का सृजन होगा। तो वैसे कोल माइंस खुले और जो CSR है कि आप धूल खाएं, हम धूल खाए यहाँ के लोग, और आप उस CSR के पैसा से बंबई में आप CSR करिए, ये स्वीकार नहीं है। तो आप जहाँ के भी लोग माइनिंग में धूल खा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को वहीं पर ये मिलना चाहिए। ऐसा कहते हम लोगों ने उनसे बात की है और ये उनका सकारात्मक जवाब भी रहा है। वित्त मंत्री से मिलकर के बैंक का जो लोन देती है बैंक, उसका वृद्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो बैंक यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रही है, ये नियम तो है देने का पैसा ज्यादा, लेकिन जब आदमी लेने जाता है तो बैंक किसी न किसी से उनको करवाती है और चाहती है कि 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, कम ले लो, और उसी में ये जो हो जाए। मैं भूपेंद्र यादव जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, उनसे मिलकर के कनरी पहाड़ पर, जो कनरी है, वहां पर एक जू बनाने का निर्माण है। तो ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में इंटरटेनमेंट, पर्यटन, कि अगर आप शहर में रोज परेशान रहते हैं, अगर शहर के आसपास आपको घूमने का जगह नहीं है, आप अगर ब्रेक नहीं ले पाते हैं, तो आपका मानसिक तनाव बढ़ते रहेगा। इसीलिए जरूरी है कि शहर के अगल बगल के पर्यटन केंद्रों का विकास हो। उसी को लेकर के मैं उनसे मिला था कि इको टूरिज्म का हब बने, और अन्य भी बहुत सारे मंत्री हैं जिनके पास में जाकर के समय समय पर वकालत करता रहता हूँ। मैं एक बार फिर से दोहराऊं कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है, जो मेरी बेसिक जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की योजनाओं जिसके लिए यहाँ की जनता ने मुझे चुना है, उस परियोजनाओं को लेकर के मैंने आपको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, जिसकी एक प्रति वहाँ भी है, डिजिटल कॉपी भी आप देख सकते हैं, अभी इसके माध्यम से भी आपको देख सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी विषय हो, चाहे राज्य सरकार का विषय हो, पंचायत का विषय हो, लोकल जिला प्रशासन का विषय हो, किसी भी प्रकार के विषयों पर जो भी काम हमारे पास आया, उस काम को हम लोगों ने तत्परता से निष्पादित कराने का काम, संबंधित पदाधिकारियों को सजग करने का काम, चिट्ठी के माध्यम से मिल करके उनको हम लोगों ने करने का काम किया है। पिछले 2 सालों में पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता के साथ पूरा समय देकर के मैं जनता के बीच में रहा हूँ, और आशा उम्मीद करता हूँ कि इसी तन्मयता के साथ और इसी फ्लो के साथ मैं जनता के बीच में रहूंगा। अंत में आप तमाम भाइयों का, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, अपने तमाम विधायक भाइयों का और प्रेस के तमाम साथियों का, हजारीबाग के लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने 2 सालों तक जो मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। ये जरूर है कि आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग एजेंडा चलाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा का बेस करके भी, अगर आप कोई भी किसी का भी के बारे में न्यूज चलाते हैं तो उसका पक्ष उसमें प्रतिपादन करना जरूरी होता है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि एजेंडा चलाता है, पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, या हमारे विपक्षियों का एजेंडा हो सकता है, किसी और का एजेंडा हो। मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पर, और एक दिन मुझे बड़ी प्रसन्नता, एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ते रहता हूँ,
चाणक्य की एक बात मेरे सामने आई कि जिस क्षेत्र में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अगर आपकी शिकायत करने लगे तो समझना उस क्षेत्र का राजा बड़ा अच्छा काम करता है। मुझे देखकर मैं बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं परमात्मा से इन जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको मैं परजीवी बोलता हूँ। परजीवी मतलब दूसरे के खून को चूस करके अपनी सेहत को बढ़ाने वाले जो ऐसे लोग हैं, इनके बातों को मैं ध्यान भी नहीं देना चाहता हूँ। और मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि किसी की बातों पर ध्यान देने के बजाय मेरा आकलन मेरे बात पे, मेरे व्यवहार पे, मेरे कार्य पर करना आपको करना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो आपको जरूर बताना चाहिए, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से, पूरी तन्मयता के साथ इस क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।